मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स है वो दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। इसकी संरचना के बारे में, ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एक एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है, अर्थात पहले फिर ब्राज़ील, फिर रूस, फिर भारत, फिर चीन, फिर दक्षिण अफ्रीका। इन राष्ट्रों के नेता बारी बारी से इनकी अध्यक्षता करते हैं। फिर ब्रिक्स की जो मुख्य विशेषताएं है वो क्या है? ब्रिक्स है, इसके जो 5 राष्ट्र है वो दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। ब्रिक्स को महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है और यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार तथा वैश्विक शक्ति वाला संगठन है। जो ब्रिक्स है देखिए उसकी शुरुआत कैसे होती है। ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैच्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास की संभावना पर एक रिपोर्ट में की गई थी। वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित औपचारिक राजनयिक समन्वय शुरुआत किया। यह सफल बातचीत से यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए और इसी के फलस्वरूप पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ और इसे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल किए जाने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में 30रे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अब देखिए जो ब्रिक्स है उसका उद्देश्य क्या है। ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्याय संगत, पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना है। ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाया जाए और जहां तक संभव हो सके प्रतियोगिता से बचा जाए। ब्रिक्स विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ एक नए और आशाजनक राजनीतिक इकाई के रूप में उभर रहा है जो वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार के मूल उद्देश्य से परे है। अब ब्रिक्स में है जो सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला क्षेत्र है आर्थिक सहयोग। ब्रिक्स देशों में कई क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग की गतिविधियों के साथ साथ व्यापार और निवेश में भी बढ़ रहा है। ब्रिक्स समझौते से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, नवाचार सहयोग, सीमा शुल्क सहयोग, ब्रिक्स व्यापार परिषद, आकस्मिक रिजर्व समझौते और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग आदि मामले सामने आए हैं। ये समझौते आर्थिक सहयोग को मजबूत करने और एकीकृत व्यापार और निवेश बाजारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उसकी प्राप्ति में योगदान देते हैं। दूसरा इसका सहयोग का क्षेत्र है पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज। ब्रिक्स सदस्यों ने पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज को मजबूत करने और संस्कृति, खेल, शिक्षा, फिल्म आदि क्षेत्रों तथा युवाओं में निकट सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचाना है। पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज द्वारा ब्रिक्स सदस्यों के बीच खुलापन,
समावेशिता, विविधता और सीखने की भावना आदि मामलों में संबंधों को मजबूत की अपेक्षा की जाती है। तीसरा जो सहयोग है वो है राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग। ब्रिक्स सदस्यों के राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का उद्देश्य विश्व को शांति, सुरक्षा, विकास और अधिक न्यायसंगत एवं निष्पक्ष बनाने में सहयोग करना है। ब्रिक्स सदस्य देशों की घरेलू और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए साझा नीतिगत सलाह तथा सर्वोत्तम कार्यों के आदान प्रदान का अवसर दिया जाता है। यह वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्गठन पर बल देता है ताकि यह बहुपक्षवाद पर आधारित हो एवं अधिक संतुलित हो। सहयोग तंत्र चौथा, सदस्यों को निम्नलिखित माध्यमों से सहयोग किया जाता है। पहला है ट्रैक फर्स्ट, राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक राजनीतिक जुड़ाव। ट्रैक सेकंड, सरकार से संबंध, संस्थाओं के माध्यम से संबंध, उदाहरण के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम और व्यापार परिषद। तो ये इसके मुख्य सहयोग के क्षेत्र है। अब देखिए, ब्रिक्स संगठन है, उसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों के बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। 3 बड़े देश रूस, चीन, भारत के अपने अपने हित ब्रिक्स के लिए चुनौती है। दुनिया भर के बड़े उभरते बाजारों का प्रतिनिधित्व बनने के लिए ब्रिक्स को बहुमहाद्वीपीय होना चाहिए। अन्य क्षेत्रों और महाद्वीपों से भी इसके सदस्य बनाने पर विचार किए जाने चाहिए। दूसरा है, ब्रिक्स को वैश्विक रूप से प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए अपने एजेंडे का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। अभी तक जलवायु परिवर्तन और वित्त विकास आधारभूत संरचना के निर्माण को एजेंडे में प्रमुखता मिली है। ब्रिक्स आधारभूत सिद्धांतों पर काम करता है जिनमें वैश्विक शासन में संप्रभुता, समानता और बहुलता शामिल है। इसकी अपनी चुनौतियां हैं क्योंकि 500 सदस्य देशों पर स्वयं के राष्ट्रीय एजेंडे हावी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो चुनौती है वो है, डोगला में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध ने प्रभावी रूप से इस सामान्य धारणा को समाप्त कर दिया है कि ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहज राजनीतिक संबंध बने रह सकते हैं। अगली जो चुनौती है वो चीन के सहयोगी राष्ट्र जो कि से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ब्रिक्स सदस्यों विशेषकर चीन और भारत के बीच संघर्ष को भड़का सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में ब्रिक्स की संरचना, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उद्देश्य क्या है और सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र है एवं ब्रिक्स के सामने चुनौतियाँ क्या है, इसके बारे में विचार विमर्श किया। धन्यवाद।